नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और अपने आने वाले एनटीए के स्टेज सेकंड एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत अच्छे से लगे हुए होंगे। और एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने फ्यूचर विल स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज आपको पता ही होगा सोशल स्किल्स का टेस्ट नंबर 2 यानी कि सेकेंड क्लास है। आज एक पहली क्लास हो चुकी थी, उसमें मैंने 20 क्वेश्चन करवाए थे आपको। अगर आपने वो पहली क्लास नहीं देखी है तो अभी जाकर आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अपलोड है पहली क्लास। और अभी आज सेकंड क्लास है, इसमें टॉप 20 क्वेश्चन हम करने वाले हैं सोशल स्किल्स के, क्योंकि सोशल स्किल्स के बहुत ही कम इंटरनेट पे क्वेश्चन मिल रहे हैं। इसीलिए मैं आपके सोशल स्किल्स के लिए अलग से क्लासें लगा रहा हूँ ये इसी चैनल पर। तो आपको लगातार देखते रहना है और जो भी इस चैनल पर नई है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं हर कोई सरकारी जॉब से जुड़ी अपडेट आपके सामने सबसे पहले इसी चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। और अपना टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो ये 20 क्वेश्चनों का पीडीएफ है आपके सामने। ये पीडीएफ मैं आपको क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। तो चलते हैं, हम बढ़ते एक एक क्वेश्चन को करके हम पूरे 20 क्वेश्चनों को कंप्लीट करते हैं। और लास्ट में ये ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। अच्छी लगे तो लाइक कर देना। बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा तथ्यों, विचारों, अभिमतों अथवा संवेगों का आदान प्रदान क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए है शिक्षण, ऑप्शन नंबर बी में संप्रेषण, ऑप्शन नंबर सी में सूचना, ऑप्शन नंबर डी में अधिगम। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के विचारों यानी कि अपने विचारों संदेशों को एक दूसरे को शेयर करते हैं, यानी कि अपने भावों को किसी और दूसरों को बताते हैं, यानी कि हम संवाद करते हैं। जैसे मैं आपसे अभी क्या कह रहा हूँ, ये भी एक तरह का क्या है, संप्रेषण। तो इसमें ऑप्शन नंबर है, ये तो डायरेक्ट गलत हो जाएगा। एक नंबर ऑप्शन शिक्षण, तो कुछ सीखना उसे शिक्षण करते हैं। और संप्रेषण, ये संप्रेषण को हम सूचना भी कह सकते हैं, यानी कि सूचना। मैं आपको विचार, मेरे विचार है, भाव है, आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ, यानी मैं किसी अदर व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, तो एक तरीके से संप्रण हो जाएगा। यानी संप्रण को हम दूसरी भाषा में कहें तो संचार भी आपको कहीं न कहीं देखने को मिल सकता है। संचार या संप्रेषण उसे हम कहते हैं। और बाकी आपको ऑप्शन अलग करने की विधि आपके पास होनी चाहिए। आपको अधिगम तो हो नहीं सकता, आपको पता ही होगा। सूचना भी नहीं हो सकती। संप्रेषण आपको ध्यान रखना है, इसी से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा संप्रेषण टॉपिक से। और दूसरा क्वेश्चन हमारा आपके सामने संप्रेषण का कार्य है। दोस्तों, पहले तो आप इस वीडियो को रोक के या फिर मेरे से पहले आप आंसर बताने की कोशिश कीजिए और लास्ट में मुझे बताइए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन आपने राइट किए। अब देखते हैं संप्रेषण का कार्य क्या है। ए नंबर ऑप्शन है सूचना का आदान प्रदान करना, शिक्षा एवं प्रशिक्षण, अभिप्रेरणा, उपयुक्त सभी। देखिए दोस्तों, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप मेरे से बात करें। कोई दो बंदे मान लो कोई भी आपस में बात करें, तो वो क्यों करे? आखिर संप्रेषण का कार्य क्या है? सूचना का आदान प्रदान करें, हाँ ये तो करे रहे। शिक्षा एवं प्रशिक्षण, शिक्षा एवं प्रशिक्षण ही होगा, क्योंकि जब हम बात करेंगे कुछ तो कुछ हमें मिलेगा, सामने वाले को मिलेगा, इसलिए तो हम करें। बाकी कुछ मकसद ना हो फिर क्या है। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा भी मिलेगा, यानी कि मोटिवेशन भी मिलेगा सामने वाले बंदे को। तो संप्रेषण का कार्य उपयुक्त सभी, यानी कि सूचनाओं का आदान प्रदान करना है। जब सूचनाओं का आदान प्रदान हम करेंगे तो शिक्षा और प्रशिक्षण भी मिलेगा, अभिप्रेरणा भी मिलेगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। निम्न में से कौन सा तत्व संप्रेषण का तत्व नहीं है? संप्रेषण का माध्यम, संप्रेषण का माध्यम मतलब जैसे मैं आपके सामने बोल रहा हूँ तो किस माध्यम से बोल रहा हूँ, मैं आपके विचार किस माध्यम से प्रकट कर रहा हूँ। एक होता है मौखिक, तो मैं मुख से बोल के आपके सामने प्रकट करता हूँ, वो मौखिक हो जाएगा। और एक होता है लिखित, अगर मैं आपको किसी को पत्र भेजता हूँ कुछ भी लिख के, तो वो हो जाएगा लिखित के रूप में। और माध्यम आप कोई भी सेट करें, टेलीग्राम पे सेट करें, व्हाट्सएप पे सेट करें, तो ये होता है संप्रेषण का माध्यम। और संप्रेषण की श्रृंखला भी होती है। और संप्रेषण का उद्देश्य, कुछ ना कुछ संप्रेषण का उद्देश्य होता है। ऐसे ही संप्रेषण कौन करता है? और संप्रेषण का नियोजन, यानी कि संप्रेषण के लिए कोई योजना नहीं बनाई जाती, ये हो जाएगा गलत। ये संप्रेषण का तत्व नहीं है। 1 2 3 ये हो जाएंगे हमारा राइट। और ऑप्शन नंबर यहाँ पे 4 नंबर ये हो जाएगा। ये संप्रेषण का नियोजन जो है संप्रेषण का तत्व नहीं है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन संख्या 4 है, संचार की प्रक्रिया में संज्ञानात्मक आंकड़ों के प्रेषण में मुख्य रुकावट होती है व्यक्ति का व्यक्तित्व होती है, अपेक्षा होती है, सामाजिक दर्जा होता है, या कूटबद्ध करने की प्रक्रिया होती है। संज्ञात्मक आंकड़ों के प्रशिक्षण में मुख्य रुकावट क्या होती है? इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। कूटबद्ध करने की योग्यता, ये सबसे बड़ी रुकावट होती है। बाकी व्यक्तित्व कोई रुकावट नहीं होती, अपेक्षा कोई रुकावट नहीं होती, सामाजिक दर्जा कोई रुकावट नहीं होती संप्रेषण में। बढ़ते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 5। संकेत संप्रेषण के साधन है, मुख्य संकेतों में हमें सम्मिलित कर सकते हैं। बोले गए शब्द, स्नेह, हाव भाव या उपयुक्त सभी, यानी कि संप्रेषण में कौन कौन से साधन आ सकते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया था संप्रेषण सही से मैंने आपको समझाया। तो बोले गए शब्द जो हम बोलेंगे ये एक तरीके से संप्रेषण है। और स्नेह
ऐसा नहीं कि हम संप्रेषण से बोल के या लिख के भी प्रकट कर सकते हैं, संकेत के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे अंगुली से इशारा कर रहा हूँ, कुछ किसी से चेहरे से इशारा, आपको पता तो चल जाएगा ना। और हाव भाव, आप मेरे चेहरे के हाव भाव देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा 4 नंबर, उपयुक्त सभी संप्रेषण का ये सभी साधन है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन संख्या 6 आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी ऑप्शन को पढ़िए और एक एक ऑप्शन को बाहर करने की कोशिश कीजिए आप। 1 नंबर ऑप्शन में क्या लिखा है, सुना, और 2 नंबर ऑप्शन में लिखा है पत्र, 3 नंबर में लिखा है पोस्टर, 4 नंबर में लिखा है समाचार पत्र। तो इसमें अशाब्दिक संप्रेषण, अशाब्दिक का मतलब होता है जिसमें शब्द प्रयोग ना हो। तो पत्र में तो हम शब्दों को लिखेंगे ही, कोई पोस्टर लिखेंगे तो पोस्टर में भी शब्दों को तो लिखेंगे ही, और समाचार पत्र लिखेंगे तो समाचार में ही होता है। और सुना, अगर किसी को टच करते हैं हम तो वो भी एक तरह का संप्रेषण है, टच करके उसे क्या कहना चाहते हैं हम, वो भी एक तरह का संप्रेषण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा छठे क्वेश्चन का। और 7वां क्वेश्चन हमारा, कक्ष में संप्रेषण का के प्रकार हैं। 1 नंबर ऑप्शन यहाँ पे लिखा है, आपको देखना ही रहा होगा, शाब्दिक अंत्यक्रिया, अशाब्दिक अंत्यक्रिया, दोनों, 1 और 2, और इनमें से कोई नहीं। क्या पूछा है, कक्ष, यानी कि कक्षा के अंदर हम संप्रेषण करते हैं, उनमें से कौन सा प्रकार है। तो इसमें शाब्दिक हम शब्दों के द्वारा भी संप्रेषण करते हैं, अशाब्दिक हम संप्रेषण भी करते हैं, क्योंकि हम कुछ भी लिखते हैं, लेटर वगैरह जो भी लिखते हैं वो अशाब्दिक संप्रेषण होता है। और शाब्दिक संप्रेषण ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाए, 1 और 2 ये कक्ष संप्रेषण होता है। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है, और हो सकता है आपके एग्जाम में इन क्वेश्चनों में से नहीं आए, लेकिन मैं इतना बता देता हूँ, इन 20 क्वेश्चनों से करके आपके जो माइंड का लेवल है वो बहुत अच्छे से बढ़ जाएगा और आप एग्जाम में आराम से क्वेश्चनों को कर पाएंगे। क्वेश्चन संख्या 8 आपके सामने स्क्रीन पर है, कक्ष संप्रेषण होना चाहिए। कक्ष यानी कि कक्षा के कक्ष में हम जो संप्रेषण करते हैं वो शिक्षक पर केंद्रित होना चाहिए, या छात्रों पर केंद्रित होना चाहिए, या सामान्य केंद्रित होना चाहिए, या पाठ्य पुस्तक केंद्रित होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2 नंबर राइट, छात्र केंद्रित होना चाहिए। यानी जो कक्षा में संप्रेषण करते हैं, कोई भी छात्र आपस में बातचीत करते हैं वो भी एक तरह का संप्रेषण है। टीचर और छात्र करते हैं, कोई टीचर किसी को बताए तो वो भी एक तरह का संप्रेषण है। तो छात्र केंद्रित हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। और अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या 9, आत्म संप्रेषण को कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप अच्छे से। आत्म संप्रेषण कहते हैं समूह संप्रेषण को, जन संप्रेषण को, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण को, अंत्यवैयक्तिक संप्रेषण को। ज़्यादातर तो आप क्वेश्चन को पढ़ोगे फिर ऑप्शन को पढ़ोगे तभी आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन और ऑप्शन एक समान लगेगा, उसमें आपको सही लगा देना है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 नंबर राइट हो जाएगा, अंत्यवैयक्तिक संबंध आत्म संप्रेषण। आत्मा यानी खुद का संप्रेषण करते हो, अंत्यवैयक्तिक संप्रेषण मतलब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के अंतर्वैयक्तिक या सामाजिक संबंधी अंत्यवैयक्तिक संप्रेषण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन संख्या 10, कक्षा में संप्रेषण को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सहायक मंद है। आप कक्षा में संप्रेषण करें, उसमें प्रभावी बनाना है, तो आपको इन निम्नलिखित 4 ऑप्शन में से आपको कौन सा सबसे सहायक मंद लग रहा है, आपको ये देखना है। शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करें, हाँ बिल्कुल। शिक्षक को विषय का ज्ञाता होना चाहिए, जो शिक्षक संप्रेषण कराए हमारे सामने जो बातें कराएं उसको विषय का ज्ञाता होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और कक्षा में पढ़ाते समय प्रश्न पूछेगा तो एकाग्रता बना रहेगी, यानी कि विद्यार्थी का जो ध्यान है वो टीचर की तरफ बना रहेगा। तो इसका नंबर 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा 10वें क्वेश्चन का। 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, 10 क्वेश्चन बचे। आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया, जो इस चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं डेली एनटीए के लिए स्टेज 2 के लिए क्वेश्चन लेकर आता रहता हूँ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन संख्या हमारा 11, निम्नलिखित में से कौन सा संवाद का स्रोत नहीं है। संवाद मतलब आपस में बातचीत करें, उसका स्रोत कौन सा नहीं है। वक्ता का मतलब जो बोल रहे हैं, या प्रेषक या स्रोत भी इसे हम कह सकते हैं। और संदेश, आगे वाले को हम जो सूचना दे रही है वो संवेद होती है, जो संवाद संदेश होता है। और तीसरा है संवाद स्रोत, और चौथा होता है अनुभव। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि अनुभव कोई स्रोत नहीं होता है संवाद का। हम आपस में बातचीत करें, अगर सामने वाले बंदे के पास अनुभव ना भी है तो भी वो संप्रेषण तो कर ही पाएगा ना, संप्रेषण तो कराए ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा ना, अनुभव। इसका सी ऑप्शन संवाद स्रोत सही है, संदेश भी सही है, और वक्ता भी सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12, हमारा क्वेश्चन संख्या 12 क्या कर रहा है, व्याख्यान के दौरान संप्रेषण होगा यदि शिक्षक तैयार किए गए टिप्पणी नोट्स में से पढ़ाता है। 2 नंबर ऑप्शन में टिप्पणी तैयार करके आता है और उन्हें मार्गदर्शिका के रूप में व्याख्यान करे। और तीसरा ऑप्शन है तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है। और 4 नंबर है दूसरे क्षेत्रों में उदाहरण देते हुए तात्कालिक व्याख्यान प्रस्तुत करता है। तो व्याख्यान के दौरान संप्रेषण कौन सा होगा, ये इसमें पूछा गया। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा, दूसरे क्षेत्र में से उदाहरण देते हुए, यानी कि दूसरे क्षेत्र में कोई प्रसिद्ध है उसका उदाहरण देते हैं तो तात्कालीन व्याख्यान प्रस्तुत होता है। संप्रेषण बहुत
व्याख्यान के लिए संप्रेषण अच्छा होगा। और अगला क्वेश्चन हमारा, नए माध्यमों जैसे कंप्यूटर, टेलीशैपिंग, इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन के माध्यम से कहा जाता है। हम संप्रेषण करते हैं कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से, जिससे भी करते हैं तो उसे कौन सा कहा जाता है? मनोरंजन कहा जाता है, या संचार कहा जाता है, या अन्योन्य क्रिया संप्रेषण कहा जाता है? इनमें से कोई नहीं कहा जाता है। तो मनोरंजन और संचार यहाँ से बाहर हो जाएंगे डायरेक्ट, और इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट हो जाएगा। अन्योन्य क्रिया संप्रेषण उसे कहा जाता है। जैसे कंप्यूटर से हम कुछ करते हैं तो उसे अन्योन्य क्रिया संप्रेषण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा, शब्द है विचारों और संदेशों को मौखिक और गैर मौखिक संकेतों में बदलना रूप में जाना जाता है। हम विचारों और संदेशों को मौखिक और गैर मौखिक संकेतों में बदलने, यानी कि कुछ को हम लेटर के रूप में लिखते हैं, किसी को प्रस्तुत करते हैं, या व्हाट्सएप पे मैसेज लिखते हैं, वो तो गैर मौखिक हो जाएगा। और एक मौखिक हम सामने बोलकर प्रस्तुत करते हैं। तो इसी तरीके से मौखिक को गैर मौखिक संकेत में बदलना वो क्या कहलाएगा? तट्टीकरण कहलाएगा, या मध्यस्थक कहलाएगा, या एन कोडिंग कहलाएगा, या डिकोडिंग कहलाएगा? तो मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना, इसको कहलाएगा एन कोडिंग। एन कोडिंग, सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। मौखिक को गैर मौखिक संकेत में बदलना एन कोडिंग कहलाएगा। एन कोडिंग कौन बदलेगा कौन? प्रेषक। प्रेषक मतलब जो बात कह रहे हैं वो हो जाएगा एन कोडिंग। और डी कोडिंग, जो अगर वक्ता कुछ बदलना है तो वो डी कोडिंग होगा, आपको हमेशा ध्यान रखना है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। संचार की वह विधि जिसमें एक ही स्रोत को बड़ी संख्या में रिसीवर को एक साथ सूचना प्रेषित करना शामिल है, कहा जाता है। एक कोई भी नेता है, कोई भी मान लीजिए या स्कूल में कोई मंच पे आपका अध्यापक, प्रिंसिपल कोई भाषण दे रहा है, और भाषण दे रहा है, आप सभी विद्यार्थी उसको रिसीव करें, यानी कि आप सुन रहे हैं, तो वो कौन सा संचार कहलाएगा? समूह संचार कहलाएगा, या जन संचार कहलाएगा, पारस्परिक संचार कहलाएगा? इनमें से कोई नहीं। ऊपर वाले दो ऑप्शन में कंफ्यूज बनता है कि समूह संचार कहलाएगा या जन संचार कहलाएगा। इनमें मैं आपको बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, जन संचार कहलाएगा। और समूह संचार किसे कहेंगे? हम बहुत सारे विद्यार्थी आपस में रेस्ट में, आपने कहीं भी देखा होगा, बहुत सारे विद्यार्थी एकत्रित होकर आपस में बातें करते हैं, तो वो समूह संचार कहलाता है। और इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, जन संचार। कोई एक बंदा सामने बोल रहा है, उसके पीछे बहुत ज़्यादा लोग सुन रहे हैं, तो वो जन संचार कहलाएगा हमेशा। इसके आप क्वेश्चन पढ़ोगे तभी आपको पता चल जाएगा। आँख का उपयोग करके संचार का एक उदाहरण है, यानी कि आँखों का उपयोग करके हम संचार किस तरीके से करेंगे? इशारा करके आँख से किसी भी, तो अनकहा संचार कहेंगे, या लिखित संचार कहेंगे, या मौखिक संचार, या नन ऑफ दिस। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं लिखित संचार हो सकता है, क्यों? लिखित, जिसको हम लिख के बोलते हैं वो लिखित संचार होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। और इसके बाद तीसरा मौखिक, जिसे हम मुंह से बोलते हैं, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें आँख का इशारा यानी कि अनकहा संचार इसका राइट हो जाएगा, जो संचार कहा न जा सके, ओनली फॉर इशारों से व्यक्त किया जाए, तो ये हो जाएगा अनकहा संचार। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 है, एक प्रभावी संचार में कोई ज़रूरत नहीं है। एक प्रभावी संचार करने के लिए इस निम्न ऑप्शन है, इनमें से कौन से की ज़रूरत नहीं है? आवाज़ और भाषण में मॉड्यूलन, आवाज़ और भाषा में मॉड्यूलन होनी चाहिए, बिल्कुल। अगर आवाज़ अच्छी नहीं होगी तो संचार बिल्कुल प्रभावी नहीं होगा। पर्याप्त इशारे, हाँ बिल्कुल, जब हम सांकेतिक रूप से संप्रेषण करते हैं या संचार करते हैं तो पर्याप्त इशारे भी होने चाहिए। और सामग्री पर महारत भी हासिल होना चाहिए। सामग्री पर अगर अच्छी महारत होगी, यानी कि अच्छी पकड़ होगी, तो वो प्रभावी संचार होगा। और सुंदर व्यक्तित्व, आप देखने में कैसे लग रहे हो, सुंदर व्यक्तित्व, ये कोई मायने नहीं रखने वाला है। इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 का मात्र और मात्र 3 क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन संख्या 18 आपके सामने, वो है संचार का मूल उद्देश्य क्या है? हम संचार करते हैं, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों की भावनाओं को ग्रहण करते हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पढ़िए अच्छे से, फिर आंसर बताइए। सूचित करने के लिए, सुधार करने के लिए, पुष्टि करने के लिए, या बनाने के लिए? तो मुझे पता है ये तो क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। इसका ऑप्शन नंबर 1 नंबर राइट हो जाएगा, सूचित करने के लिए, यानी हम जो संचार करें वो सूचित करने के लिए करें। बाकी ऑप्शन आप देखोगे तभी डायरेक्ट बाहर हो जाएगा। बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? डायरेक्ट गलत हो जाएगा। पुष्टि करने के लिए, किसकी पुष्टि करने के लिए? और सुधार करने के लिए, ये भी गलत। इसका ऑप्शन नंबर ओनली फॉर 1 राइट हो जाएगा। संचार का मूल उद्देश्य किसी को सूचित करने से है। और क्वेश्चन संख्या हमारा 19 है, संचार पर उसके प्रभाव के लिए इशारा और शरीर की मुद्रा के अध्ययन को कहा जाता है। पूरा मैं आपको जूम आउट करें, संचार पर उनके प्रभाव के लिए इशारा और शरीर की मुद्राओं के अध्ययन को इस रूप में जाना जाता है। तो देखते हैं, काइनेसिक्स, पैरासिमिक्स, सेमांटिक्स, इंफॉर्मल चैनल्स। ये आपको याद रखना है, ऐसे क्वेश्चन को आपके दिमाग में नहीं, ये याद रखेंगे तभी आपका हो पाएगा। क्या बोला है क्वेश्चन में? संचार पर उनके प्रभाव के लिए इशारा और शरीर की मुद्रा, यानी कि आप कुछ भी संप्रेषण करें, आप इशारा और शरीर की मुद्राओं से, यानी कि गैर मौखिक संप्रेषण करें, उसके अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो उसके अध्ययन को कहा जाता है काइनेसिक्स। इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 19वें का एक क्वेश्चन बचा है हमारा लास्ट। तो मैं आपको बता दूं, ये जो PDF में, ये मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहाँ से ले सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।
आज का अंतिम क्वेश्चन है आपके सामने, आत्माओं और पूर्वजों के साथ बातचीत के रूप को क्या कहा जाता है? ट्रांसपर्सनल संचार या इंटरपर्सनल संचार या आमने सामने संचार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा हमारा, ट्रांसपर्सनल संचार। आत्माओं और पूर्वजों के साथ हम बातचीत करते हैं तो ट्रांसपर्सनल, जैसे कि आप कोई विचार करें अकेले में बैठ के कुछ सोच रहे हो तो वो भी एक तरह का संचार है, तो वो कौन सा होगा? ट्रांसपर्सनल संचार कहलाता है। आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ एक ग्रुप में डिस्कशन करें तो कौन सा? इंटरपर्सनल संचार कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। तो ये 20 क्वेश्चन आपके होते हुए कंप्लीट। कैसा लगा वीडियो? अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों मिलेंगे एक और नई क्लास में, अगली क्लास फिर से सोशल स्किल्स की। तब तक खुश रहे। जय हिंद, जय भारत साथियों।